हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 9th का फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर में डाल चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम कवर कर चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ। और आज हम कवर करने जाएंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता है या नहीं पता, तो सिंपली स्टेटमेंट होती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई, ये मानते हैं ये एक बॉल है, ठीक है, और ये 2 बॉल है, तो ये 2 बॉल जब भी आपस में टकराएंगी तो ये बॉल इस पे फोर्स लगाएगी और बदले में अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉल भी फोर्स लगाएगी। इट मीन जितनी फोर्स इसने इस बॉल पे लगाई उतनी ही फोर्स इस बॉल से इस पे भी लगेगी। तो ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर। सेम वैसे ही जब आपका गलती से किसी से सर टकरा जाता है तो ऐसा नहीं होता कि सर टकराने पे सिर्फ एक ही बंदे को क्या होता है, दर्द होता है, दोनों को ही पेन हो रहा होता है। वो पेन इसलिए होता है क्योंकि जब आपका सर किसी दूसरे इंसान से टकराया तो आपके सर ने उसके सर पे फोर्स लगाई, रिटर्न में उसके सर ने आपके सर पे भी फोर्स लगाई सेम अमाउंट में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी थी, इक्वल। इसे कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेम ऐसे ही आप चलते हुए किसी को रोड पे एक थप्पड़ मारिए, आपको बदले में 2-3 थप्पड़ मिल सकते हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो ये करना नहीं है ट्राई। क्लियर। अब वैसे ही अपने पास एक एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, बहुत इजी समझने के लिए। इसको अमाउंट, इक्वल अमाउंट भी होता है नहीं होता ये, और डायरेक्शन। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसको यहाँ पे एक सपोर्ट से बांध दिया, किसी भी दीवार में सपोज हमने कील से या किसी भी चीज से इसको फिक्स कर दिया, इसका एक एंड, और यहाँ पे ये दूसरा। क्लियर। ये दूसरा स्प्रिंग बैलेंस हो गया। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से जब स्प्रिंग बैलेंस के इस एंड को खींचेंगे तो खींचने पे ध्यान से देखिए, इसमें जो मूवमेंट हुई है वो हुई है 1 2 3 4, ये 4 लाइन तक देखिए, है ना। इसने फोर्स लगाई, इट मीन जितनी इसने फोर्स लगाई है ये सिर्फ 4 पॉइंट को ही डिस्प्लेस कर पाया है। इसने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां पे फोर्स लगाई। अब देखें ये हो गया एक्शन। अब रिएक्शन देखेंगे इसका, इसने इस डायरेक्शन में खींचा तो ये इस तरफ गया, है ना। बदले में इसमें क्या होना चाहिए था, इस पे ये देखिए 1 2 3 4, इस डायरेक्शन में ये 4 पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ। इससे एक 2 चीजें क्लियर हुई, एक तो ये कि अपोजिट डायरेक्शन है, और दूसरा कि अमाउंट देखिए इक्वल अमाउंट में ही फोर्स लगाई है। जितनी फोर्स वहां पे लगी है उस स्प्रिंग बैलेंस में, उसका जस्ट इक्वल इधर लगा, बट डायरेक्शन दोनों की इक्वल। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन जो है इक्वल्स टू होता है माइनस रिएक्शन, ठीक है। अगर इसके केस में करेंगे तो ये इसको बोलेंगे F12 और इसको F21। F12 मतलब फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, और F21 हो गया फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। क्लियर। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि F12 इक्वल्स टू F21 बट नेगेटिव। नेगेटिव मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे नेगेटिव क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। चलिए अब इसके हम कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में, उसमें से कुछ मैं सेलेक्टेड एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हूँ। फर्स्ट है रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिकॉइलिंग ऑफ गन होता क्या है। ये गन है, एक सिंपल एक रिवॉल्वर है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे ट्रिगर को दबाते हैं तो ये मैकेनिज्म ऐसे पीछे जाता है, राइट। ये जब मैकेनिज्म पीछे जाता है तो इसके हिट की वजह से, इसकी फोर्स की वजह से ये बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो बुलेट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरफ। तो एक्शन किस तरफ हुआ,
तो जब भी बुलेट फायर करते हैं तो इस गन के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये आप मूवीज में देख सकते हैं, कभी मूवीज में देखना, बहुत ध्यान से दिखाते हैं, कई बार बहुत क्लोज व्यू से दिखाते हैं। जब फायर होती है तो रिवॉल्वर पीछे की तरफ क्या करती है, एक फोर्स से झटका मारती है पीछे की तरफ, है ना, रिवर्स होती है, उसको कहते हैं रिकॉइल। उस फिनोमिना को कहते हैं हम रिकॉइलिंग, ठीक है। और जिस स्पीड से ये बुलेट निकलेगी उसी स्पीड से ये निकलती, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम रिकॉइलिंग वेलोसिटी। क्लियर? इट मींस एक्शन इस तरफ, उसका रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्शन इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन, ठीक है। तो व्हेन अ गन इज फायर इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द गन, दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है मैन एंड बोट। तो ये रहेगा एग्जांपल, ये ठीक है, ये बोट है, ये पानी है, ये बोट से को क्या होगा, ये बोट के इस किनारे पे ये आदमी खड़ा है, ठीक है। जैसे ही जंप मारेगा इस पे, यानी बाहर फर्श जो भी प्लेन एरिया होगा उस पे, यानी कूदने के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो क्या होता है, ये एक्शन फोर्स तो इस डायरेक्शन में देखिए दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये रही, है ना, ये रही एक्शन फोर्स, ये रही। अब जब ये ऐसे करता है तो इस एक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, इसके पैर की वजह से इसने फोर्स लगाया इधर, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इसके पैर की वजह से ये जो बोट होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इसीलिए जो यहाँ पे जंप मारता है उसे बहुत ध्यान से जंप मारना पड़ेगा, अगर उसका थोड़ी सी भी कैलकुलेशन माइंड की अगर यहाँ पे खराब हो गई तो वो दोबारा पानी के अंदर ही, तो इसलिए बोट से जब भी जंप मारते हैं तो उस हिसाब से, क्योंकि जितनी फोर्स से आप जंप मारेंगे उतनी ही फोर्स से वो पीछे की तरफ बोट सरकेगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो आप दोबारा पानी के अंदर गिर सकते हैं। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, बोट हमेशा पीछे की तरफ भागेगी, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल अपना वॉकिंग। अब वॉकिंग में क्या होता है कि जब हम वॉक करते हैं तो ये देखिए इस टाइप से हम वॉक करते हैं ना, इस टाइप से वॉक करते हैं, ये रहे पैर। जब हम वॉक करते हैं तो हम पैर से इस डायरेक्शन में ये देखें एक एक्शन फोर्स लगाते हैं, यानी हम अपने पैरों से ग्राउंड को पुश करने की, है ना, ट्राई करते हैं। यहाँ से बदले में हमें क्या करता है, यहाँ पे ग्राउंड आगे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ही हम चल पा रहे हैं। इट मीन टू वॉक ऑन द ग्राउंड वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड विद आवर फुट, एज ए रिएक्शन द ग्राउंड पुशेस आवर फुट विद द सेम फोर्स, इट इज दिस फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड दैट इनेबल अस टू वॉक फॉरवर्ड। इट मीन चलने में भी क्या लग रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। अगर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता तो हम सही से चल नहीं पाते, क्लियर। तो न्यूटन थर्ड लॉ ने वॉकिंग को भी एक्सप्लेन किया है। वहीं हमारे पास मैंने दो एग्जांपल और लिए हैं। फर्स्ट है स्विमिंग। तो स्विमिंग जब हम करते हैं तो क्या करता है, स्विमर जो होता है अपने हाथों से ऐसे पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, इट मींस एक्शन फोर्स लगाता है वो पीछे की तरफ, जिसके बदले में वाटर जो है आगे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाता है, और उसी एक्शन और रिएक्शन की वजह से ही जो स्विमर होता है वो स्विम कर पाता है वाटर के अंदर, ठीक है। While trying to swim, a swimmer pushes the water backwards with her hands and feet. This is the force of action. The water pushes the swimmer forward with the same force of reaction. Clear? वैसे एक एग्जांपल अपने पास रॉकेट प्रोपल्शन। तो ये रॉकेट आप दिवाली वाला भी यूज कर सकते हैं, जो पटाखे वाला रॉकेट होता है, और जो रियल रॉकेट होते हैं वो भी थर्ड लॉ पे। क्या होता है, रॉकेट जब स्टार्ट होता है उसका इंजन, तो उसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस निकलती हैं, जो कि देखिए ये दिख रहे हैं, ये रही गैसेस, ठीक है। ये गैसेस क्या करती हैं, नीचे की तरफ ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्शन फोर्स लगाती हैं, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से बैकवर्ड्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होती है इस रॉकेट के ऊपर, और उसी की हेल्प से ही ये रॉकेट जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो पाता है और इजीली स्पेस में चला जाता है, ठीक है। When rocket is propelled, huge quantities of exhaust gases are expelled out in downward direction. Clear? The reaction force exerted by these gases on the rocket in the opposite direction push it upward into the space. तो सेम अपना दिवाली वाला भी वर्क करता है। नीचे उसमें से भी क्या निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, वो उसको पुश करने में ऊपर की तरफ हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाता है हवा में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके,
कि अगर आप एक पंच दीवार में मारेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दीवार टूटेगी, डिपेंड करता है कि आपने जो पंच मारा वो कैसे मारा। अगर आपका पंच जिस फोर्स से आप मारोगे दीवार में, उतनी ही फोर्स से दीवार भी आपके पंच को क्या करेगी, हिट करेगी और आपको चोट लग जाएगी। अब किसी भी चीज को जब भी मारते हैं तो चोट हमेशा दोनों जगह लगेगी, राइट। इट मींस आपने सामने की तरफ मारा तो एक्शन फोर्स, बदले में वो उधर से एक रिएक्शन फोर्स आएगी ही आएगी। तो ये है बेसिकली अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत इजी सा है, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिएक्शन। सेम आप घर पे भी देख सकते हैं, जो टैप होती है उसमें रबड़ वाली पाइप लगाइए कभी, और टैप को फुल स्पीड से ओपन कर दिए प्रेशर के साथ, ठीक है, या फिर उसको डायरेक्ट पंप से मोटर से कनेक्ट करके जमीन पे छोड़ दीजिए इस पाइप को। पाइप देखना ऐसे सांप की तरह मूव करती है। उसका रीजन वही होता है अगेन कि वो जो पानी निकल रहा होता है हाई फोर्स के साथ वो जमीन से टकराता है, एक्शन फोर्स, तो जमीन क्या होती है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स की वजह से मूव कराती है। इसी वजह से सेम वही रीजन उसमें होता है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड वाले जब आग बुझाने जाते हैं तो जो पाइप होती है जिससे वो आग बुझाते हैं, पानी डालते हैं, उसको कभी भी एक ऑफिसर नहीं पकड़ता, उसको 2-3 ऑफिसर मिलके पकड़ते हैं। उसका रीजन ये होता है कि बहुत हाई वेलोसिटी से, हाई प्रेशर के साथ जो है वाटर इजेक्ट होता है उससे। जब वो टकराएगा वॉल से तो रिएक्शन फोर्स उस पर लगेगी, तो एक जो होगा वो सही से उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, वो मूव करता रहेगा। इसलिए इसको 3-4 डिपेंड करता है कि प्रेशर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ऑफिसर्स उसको पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके डेली लाइफ में जो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे वर्क करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट मींस लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिंपल ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट। कि आपके पास नंबर ऑफ बॉडीज है, 1 या 2 बॉडी, उस पे से अगर हम मानते हैं कि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो रहेगा हमारे सिस्टम का वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मींस टोटल लीनियर मोमेंटम जो है हमारा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लेते 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो एग्जांपल्स हैं हमारे में, 2 बॉडी है दोनों टकराती हैं, तो टकराने से पहले जो उनका लीनियर मोमेंटम था दोनों बॉडी का, और टकराने के बाद जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और सेम रहेगा तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, इसे ही कहते हैं कांस्टेंट। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट मींस टोटल मोमेंटम बिफोर collision equals to total linear momentum after collision। इट मींस टकराने से पहले का लीनियर मोमेंटम और टकराने के बाद का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको मैथमेटिकली पहले एक बार प्रूफ करते हैं। देखिए तो मैं यहाँ 2 ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, अच्छा कलर गलत सेलेक्ट कर रखा है, एक ही रहा। ये 2 बॉडी है हमारे पास, फर्स्ट है बॉडी 1, बॉडी 2, ठीक है। इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया, ये इनिशियली u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये इनिशियली u2 वेलोसिटी से। ये हो गया कोलिजन से पहले की कंडीशन। तो बिफोर कोलिजन, क्लियर। अब दूसरा केस क्या ले रहे हैं हम, इनके बीच में हम करा देते हैं कोलिजन। तो ये हमने करा दी इनके बीच में टक्कर, चलिए टक्कर हो गई, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा,
ये इस पे फोर्स लगाएगा और बदले में ये इस पे फोर्स लगाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो फर्स्ट पे फोर्स लगेगी सेकंड की वजह से और सेकंड पे फोर्स लगेगी फर्स्ट की वजह से। टकराए, अब टकराने के बाद ये फिर सेपरेट हो गए। सेपरेट जब हुए ये, ठीक है, तो क्या हुआ, सेपरेट होते ही ये जो फर्स्ट था ये सेकंड था, इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v2। इट मींस आफ्टर कोलिजन का कॉन्सेप्ट ये हो गया, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब F12 क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट टू, सॉरी, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2। क्लियर। अगर हम ध्यान से देखें न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स निकालना है तो हमें सेकंड लॉ का यूज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड, वो कहता है कि F12 इक्वल्स टू ma। क्लियर। और फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो m1 a1। क्लियर। अब a इक्वल्स टू क्या होता है, v1 माइनस u1 अपॉन में t, यही होता है इक्वेशन फर्स्ट, है ना। एक्सेलरेशन होता है v माइनस u बाई टी। अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, F21, ये क्या आएगा m2 a2 जो क्या आ गया m2 v2 माइनस u2 बाई टी, ये आ गया F21 इक्वेशन 2। तो न्यूटन सेकंड लॉ से तो हमने निकाल लिया क्या, फोर्स की वैल्यू, बट अप्लाई कौन सा हो रहा है इसमें, न्यूटन थर्ड लॉ। तो वही करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ कि F12 इक्वल्स टू माइनस F21। तो F12 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, m1 v1 माइनस u1 अपॉन में t, यहाँ से पुट करेंगे m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t माइनस t से t कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ठीक है। अब फर्स्ट v1 वालों को एक तरफ कर लेते हैं और u वालों को एक तरफ कर लेते हैं। देखें, ये बचेगी इक्वेशन m1 v1, ये इधर आएगा प्लस m2 v2 इक्वल्स टू, इधर जाएगा प्लस m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है। अब ध्यान से जरा इसको एक बार नोटिस करना, m इंटू u, इट मीन इसका लीनियर मोमेंटम होगा, इसकी अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें, सपोज इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, ठीक है, वो होगा m1 u1 इनिशियल, इसका होगा इनिशियल m2 u2। ठीक है। और इनका फाइनल क्या होगा m1 v1, इसका होगा m2 v2। ठीक है। इनिशियल हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। अब बात करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया फाइनल सिचुएशन का m1 v1 प्लस m2। इट मींस टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इक्वल हो गया तो इट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा वैलिड है। ठीक है, इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम इस पे कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले इसकी हेल्प से। तो इसको मैं रिकॉइलिंग ऑफ गन जो हमने पढ़ा था उसको जरा इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, हम लेट करते हैं, लेट m1 मास ऑफ बुलेट, ठीक है, m2 मास ऑफ गन, u1 क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ
बुलेट, u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, जिसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, इसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है कि m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2, ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इनिशियली अगर ध्यान से देखा जाए, इनिशियली क्या है, बोथ गन एंड बुलेट आर एट, इनिशियली क्या है कि हमारा जो गन होगा यानी फायर होने से पहले गन और बुलेट दोनों क्या है, रेस्ट पर है। क्लियर, ये तो रेस्ट पर रहेगा। अगर ये रेस्ट पर है तो इट मींस जो u1 है और जो u2 है वो क्या हो गए, जीरो। u1 u2 जीरो, तो ये पूरी सिचुएशन क्या हो जाएगी, जीरो। हमारे पास कंडीशन क्या बची, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल हो गए m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू जीरो। तो यहाँ से वैल्यू आ गई m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, क्या निकालना है अपने को, ये v2। तो m1 v1 को चले जाते हैं, m2 v2 इक्वल टू माइनस m1 v1, तो v2 आ गया अपने पास माइनस m1 v1 अपॉन में m2। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए v2 की वैल्यू आएगी माइनस m1 v1 अपॉन में m2, इट मींस माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, या माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इट मीन मास जितना बढ़ाते जाएंगे रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहाँ से नेगेटिव से भी देखिए मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि ये जो v2 आता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। अब इससे रिकॉइल वेलोसिटी, ये तो हो गया हमारी छोटी गन है ना, रिवॉल्वर पिस्टल, इसकी बात होगी। जो बड़ी वाली गन होती है जिनको कहते हैं राइफल्स, राइफल में क्या होता है, उसको अगर कभी देखा हो किसी मूवी में, जब उसको फायर करते हैं तो उसको शोल्डर के साथ ऐसा अटैच करके रखते हैं। शोल्डर के साथ अटैच करने का भी एक रीजन है, अभी मैंने बताया कि मास बढ़ाएंगे तो रिकॉइल वेलोसिटी कम, शोल्डर से जितना टाइटली अटैच करेंगे इट मींस वो जो गन है यानी जो राइफल है और जो ह्यूमन बॉडी जिसने उसको कर रखा, मान लो अगर जिसने उसको होल्ड किया उसका मास अगर 65-70 kg भी है और उस गन का अगर 20 kg है तो 65 प्लस 20 85 हो गया। जब 85 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। इसलिए उसको अटैच करके रखते हैं कि इतना टाइटली अटैच करें कि वो दोनों मिलके एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जब दो बॉडी अटैच हो जाती है तो इसका मतलब वो एक सिंगल बॉडी बन जाती है ना। तो जितना टाइटली उसको अटैच करके रखेंगे तो दोनों बॉडी एज ए सिंगल बॉडी बिहेव करेगी, तो दोनों का टोटल मास जुड़ के ही उसका मास माना जाएगा। और टोटल मास से जब उसको डिवाइड करेंगे तो रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू काफी कम हो जाएगी। क्लियर, इसीलिए उसको टाइटली होल्ड करके रखते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब इस पे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो रिकॉइल वेलोसिटी पे आ गया अपना। ठीक है, अब अपने को क्या करना है रिकॉइल वेलोसिटी पे, या तो अगर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते, नहीं पता तो पहले गिवन डेटा लिखते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, जो लॉ होता है बेसिक उससे फॉलो करेंगे। बुलेट का मास यानी m1 20 ग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 20 अपॉन में 1000 ग्राम, राइट। इसको हॉरिजॉन्टली कैसे फायर किया जा रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, फायर करने से पहले। फायर करने के बाद वेलोसिटी कितनी है इसकी 150। पिस्टल का मास दे रखा है m2 2 kg, इनिशियली ये भी क्या होगा जीरो, दोनों फायर करने से पहले। v2 हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर से वही
according to law of conservation of मोमेंटम, क्या कहता है, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। क्लियर है? आता है? वैल्यू पुट करते हैं m1 20 अपॉन में 1000, v1 150, m2 2, v2 फाइंड आउट करना है। ये कितना हो गया? ये है 0, ये वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं मैं, ये भी है 0, तो ये सारा खत्म। ठीक है, सारा खत्म। ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट खत्म। ये बचा यहाँ पे 30 अपॉन में 10 प्लस 2v2 इक्वल्स टू 0, तो ये बच गया 3 हो जाएगा, तो माइनस 2v2 इक्वल्स टू -3, तो v2 कितना आ गया? -3/2, दैट इज, तो वैल्यू आ गई -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो -1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या करेगा? रिकॉइल करेगा। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with an initial velocity of 35 meter per second, calculate the initial recoil velocity of the rifle। ठीक है, तो क्या करना है अपने को? आप किसी को भी m1 किसी को m2 मान सकते हैं। हम क्या है, बुलेट को हमेशा m1 लेके चल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन बुलेट की होगी 50 ग्राम, जो कि होगी 50 अपॉन में 1000 kg, राइट। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 रहेगी। ये मूव कर रही है 35 मीटर पर सेकेंड से। वहीं राइफल का जो मास है वो दे रखा है 4 kg। ठीक है, हो गया। इनिशियली ये भी क्या होगा? रेस्ट पे। v2 फाइंड आउट करना है, फिर से वही बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपना सिंपली है कि m1 v1 m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। m1 की वैल्यू क्या है? 50/1000। v1 कितना दे रखा है अपने को? 35। चलिए, m2 दे रखा है 4, v2 तो फाइंड आउट करना है। ये दोनों हो गई इनिशियली रेस्ट पर है, तो 0 प्लस ये गया 1 0 से 1 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 2 15 16 17, 175 अपॉन में 100 प्लस 4v2 इक्वल्स टू 0। 4v2 इक्वल्स टू -175 अपॉन में 100, तो v2 इक्वल्स टू कितना आ गया? -175 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, 4 4 जा 16, 1 और 5 बचेगा, फिर 4 3 जा, ठीक है, 4 3 जा आ गया अपने पास 12 आते 3 और 0 बचेगा 0.7, नीचे 100 ऑलरेडी है, तो ये आ गया -0.43 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से ये रिकॉइल करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Here, a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. ये है, देखिए इनिशियली ये कार्ट जो है, यानी जिसको हम स्केट बोर्ड कहते हैं सिंपली, ये रेस्ट पे रखा था। ठीक है, गर्ल जो है, अब गर्ल का मास हम ले लेते हैं फर्स्ट से 40 kg मास है, वहीं जो m2 मास है यानी कार्ट का मास है वो है 3 kg। ठीक है, गर्ल जो इनिशियली भागकर आ रही है वो आ रही है 5 मीटर
पर सेकंड यहीं पे ये इसका इनिशियली क्या है 0, क्योंकि ये रखा हुआ है स्टेशनरी, यहाँ लिखा हुआ है ये स्टेशनरी। क्लियर। अब जैसे ही इस पर जंप करेगा, सिंपल से बात है, जंप करेगा और ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। स्केटबोर्ड देखा होगा, यूज भी नहीं किया तो आपने देखा होगा, जिस स्पीड से स्केटबोर्ड जा रहा है उसी स्पीड पे जो उसके ऊपर खड़ा होता है वो भी सेम स्पीड से जा रहे होते हैं। अगर दोनों की अलग अलग स्पीड होती तो कभी भी वो दोनों एक साथ नहीं जा पाते, गिर जाते, है ना। तो इट मीन्स इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं वो v हो गई है। तो हमें ये वेलोसिटी निकालनी है। अब कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि व्हाट इज हर वेलोसिटी। अब इसमें माइंड में ये रहेगा कि सिर्फ लड़की की वेलोसिटी निकालनी है, कई बार जो कंफ्यूजन होती है, और काट की वेलोसिटी है नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी इस केस में, सेम। फिर वही अपना बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन मोमेंटम बोलता है कि m1 v1 m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। चलिए m1 40, v1 कितना है v, ठीक है, m2 3, v2 कितना है v इक्वल्स टू m1 40 u1 5 m2 3 u2 0, कितना आ गया ये 40v प्लस 3v, तो आ गया 43v इक्वल्स टू 200। अब देखें यहाँ पे ये चीज अगर नोटिस करा हो तो यहाँ ये 43 kg दे रखा, 43 kg का मतलब है दोनों का मास ऐड हो गया ना, ये 43 मास इनटू वेलोसिटी 43v, v 43 से जाके डिवाइड कर देते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 43। क्लियर। तो क्या है, इसको बहुत इजी है, इसको डिवाइड करना अपना। देखिए 4 के टेबल में जाएगा लगभग, 5 पे तो जाएगा नहीं, सॉरी हाँ 43 4 12 16 17, देखिए ये आ गया, तो ये आ गया 4। जब 200 में से जाएगा 172 43 पे, तो यहाँ बचेगा 8 28, ठीक है। फिर 0 लेना पड़ेगा, अब 0 लेंगे तो यहाँ लगेगा पॉइंट। अब 43 तो ये आएगा 5 या 6 पे, 15 21, इसमें 43 और करेंगे तो 8, हाँ तो यही आएगा ऑलमोस्ट, तो ये आएगा 4.6 अप्रोक्स। बाकी अगर कैलकुलेशन में कुछ है तो आप लोग डिवाइड करना आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी, ये दोनों ही इस वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 2 hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately becoming entangled. One has mass of 60 kg and was moving with a velocity 5 meter per second, while the other has mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player. In which direction and what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force acting between the feet of the two players on the ground will. तो फ्रिक्शनल फोर्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्या कह रहा है सिंपल समझिए। देखिए 2 प्लेयर हैं, एक ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यही होता है ना किसी भी जो इस टाइप की जो गेम्स होती है फुटबॉल हॉकी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं, है ना। वो इधर से गोल करने की कोशिश करते हैं, ये वाली टीम इधर गोल करने। तो 2 प्लेयर जो है, फर्स्ट प्लेयर जो है जिसका मास है 60 kg और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, तो मान लेते हैं वो इस तरफ जा रहा है। दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है जिसका मास है 55 kg और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर। तो ये इसके अपोजिट आ रहा होगा तो नेगेटिव। दोनों टकराए, टकराने के बाद वो फंस गए, वो एंटेंगल मतलब किसी तरह से वो फंस गए आपस में, मतलब पैर या किसी, और दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करें, तो वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो v1 इक्वल्स टू v2 हो जाएगा, जिसको हमने मान लिया v। अब यहाँ पे क्या लगेगा, कंजर्वेशन मोमेंटम, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अब कंजर्वेशन मोमेंटम सिंपली कहता है कि m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। अब वैल्यूज पुट करेंगे, m1 60, v1 हो गया v, m2 55, ये हो गया v क्यों लिया अगेन दोबारा बता था कि दोनों फंस गए, साफ साफ बोला हुआ है यहाँ पे ये एंटेंगल, और उस फिर एंटेंगल होने के बाद वो मूव कर रहे हैं, यानी फंस गए हो किस तरह से और फिर वो मूव कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी कैसे होगी, अगर वो गिरे भी होंगे तो दोनों सेम वेलोसिटी से गिरेंगे। ठीक है, यहाँ पे m1 60, u1 5, m2 55, u2 -6, वैल्यूज 60v प्लस 55v। ठीक है, ये हो गया 300, ये माइनस 6 5 जा 33, 6 5 जा 30, 33, राइट। तो ये आ गया माइनस का 30, यहाँ पे इस तरफ से बच गया माइनस का 30, है ना। और इधर 60 प्लस 50 होता है 110, 115, 115v, तो v कितना आ गया -30/115। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो -6 अपॉन में 2 जा 10, 153, -6/23। तो इसको हम सॉल्व कर लेना आप लोग, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया, अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे, बाकी पॉइंट्स में निकाल सकते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट में ये 2 -2 कुछ करके आएगा। माइनस का मतलब क्या है कि ये टकराने के बाद इस डायरेक्शन में गिरे होंगे, है ना। टकराने के बाद ये क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करे होंगे। इट में जो नेट इफेक्ट होगा टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन में होगा, वो इस तरफ, दोनों इस तरफ मूव करे होंगे टकराने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स A and B of mass is 100 gram and 200 gram are moving along the same line in the same direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the object B moves at a velocity of 1.6 meter per second. Object B, ठीक है, determine the velocity of object A, यानी एक ऑब्जेक्ट ये हो गया A और एक ऑब्जेक्ट हो गया B, ये बोल रखा है। तो ऑब्जेक्ट A, इसका मास है m1 मान लेते हैं 100 ग्राम, जो कि हो गया 100 अपॉन में 1000 की, पॉइंट बाद में सोल्व कर लेंगे। ये हो गया m2, इसका मास है 200 ग्राम, जो कि हो गया 200/1000 kg। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टकराते हैं, टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन ऑब्जेक्ट बी जो है ये मूव कर रहा है 1.67 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और जबकि इसकी वेलोसिटी हमें v1 है, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, सब दे रखा है, एक ही निकालनी है, तो लगा देते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। अब m1 देखिए 100 अपॉन में 1000, यहाँ सॉल्व करेंगे पूरा डेसिमल में। v1 फाइंड आउट करना है, m2 200 अपॉन में 1000, v2 1.67 इक्वल्स टू m1 100 अपॉन 1000, u1 2 मीटर, ठीक है, m2 200 अपॉन में 1000, u2 1। अब देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल और यहाँ भी कैंसिल, ये बच गया v/10, सिंपल सा है ना, v/10 ये बच गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 1 12 13, 1 1 जा 2 और एक 3.34 अपॉन में 10, इधर ये बच गया, इधर बच गया 2/10
10 और इधर भी बच गया 2/10। ठीक है, तो ये तो हो गया 4/10। इसको इधर लगा के माइनस कर देते हैं तो आंसर देखो v/10 यहाँ बच गया, यहाँ बचा हमारे पास 4/10 माइनस इसको करेंगे 3.34 3.34/10 एलसीएम आ गया ये सिंपल 4 माइनस अपने को क्या करना है कि 4 में से 3.34 तो ये आ गया 6, ये आ गया 6, ठीक है 0.66 6/10 v/10 था यहाँ, v निकालेंगे तो क्या होगा 0.66 इंटू 10 इधर गया, नीचे 10 ऑलरेडी था, 10 से 10 खत्म, तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास कितनी आ गई यहाँ 0.66 मीटर। तो इस वेलोसिटी से ये मूव करेगा फर्स्ट v1 था ना अपना v1, तो ये अपना जो v1 है वो इस वेलोसिटी से मूव करेगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा लेक्चर जो था टोटली किस पे कंजर्वेशन मोमेंटम। ये हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो 3 वीडियोस में हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसको जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।